Hello students, today I'm going to explain you chapter 8 of class 3rd. The name of the chapter is the landforms of India. Let's start the chapter. Before starting the chapter, I'm going to tell you that what are the synapses which we are going to study in this chapter. We are going to study about mountains, plains, plateau. We are going to study about desert and islands, and also we are going to study about climates of India and how do we detect that climate. Okay, so all these things we are going to study. Let's discuss with the introduction. So geographically, India is one of the best featured country in the world. It is the seventh largest country in the world. ऐसा क्यों बोला गया है कि geographical India सबसे बेस्ट कंट्री है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें लॉट ऑफ क्लाइमेट्स अवेलेबल है, लॉट ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल आई से यू, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें या हम अंटार्कटिका की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पोल के साइड है. इफ़ आई पर्टिकुलरली अंटार्कटिका की बात करूँ तो वहाँ पर हर तरह की क्लाइमेट पॉसिबल नहीं है, गर्मी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और अमेरिका की साइड भी, तो ये जो कंट्रीज है बहुत ज़्यादा एडजसेंट है. बट जो हमारी इंडिया है वो बिल्कुल यहाँ इक्वेटर के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बिल्कुल पास होता हुआ है. इसलिए हमारे इंडिया में बहुत तरह के क्लाइमेट्स वगैरह वेदर पॉसिबल है. जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. ओके, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में. ओके, और ये सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एशिया कॉन्टिनेंट है, जिसमें जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, एरिया के हिसाब से. फर्स्ट एशिया और ये 7th नंबर पर आता है. ओके, इट हैज़ 6 टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है. इंडिया की यानी कि पूरी दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में. इंडिया, अ कंट्री ऑफ अबाउट 1 बिलियन पीपल, हैज़ अ ग्रेट वेराइटी इन इट्स लैंडस्केप, यानी कि जो मतलब 1 बिलियन लोग हैं कम से कम इसमें, यानी कि अरब लोग हैं सिर्फ इंडिया के अंदर, और इसीलिए बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ लैंडस्केप में ये लोग रहते हैं, ठीक है. चलिए, अब हम इंडिया के लैंडस्केप की बात करते हैं जिस पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है. तो लैंडस्केप पर क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है एंड प्लाटूज है. लेट्स टॉक अबाउट देम. सो ग्रेट हिमालयाज, ओके, माउंटेन्स का टाइप है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया. ओके, देख लिया. इन द नॉर्थ देर इज अ ग्रेट माउंटेन रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड द हिमालयाज. The word Himalayas means abode of snow, ठीक है, यानी कि they are trying to say कि इस मैप में नॉर्थ की साइड पे हिमालयाज है. देखो, इफ आई जूम द इट, ठीक है, यहाँ पर ये आपको ग्रेट हिमालयाज दिख रहे होंगे, ठीक है. ग्रेट हिमालयाज बोला गया क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है कि इंडिया के अंदर विंटर यानी कि ठंड कम है. वरना अगर ये नहीं होते तो बहुत ज़्यादा हाई ब्लोइंग विंड इंडिया के अंदर डायरेक्टली एंटर करते हैं, ठीक है. तो दे आर हेल्पिंग अस टू लिविंग देयर, यानी कि हिमालयाज नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंडिया में रहना, ठीक है. और इसको क्या बोला जाता है, अबॉर्ड ऑफ स्नो भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई विंटर आती है तो बहुत ज़्यादा स्नो कलेक्ट हो जाती है, ठीक है. This name has been given to its mountain range because most of its peaks are very high and remain covered with snow throughout the year, यानी कि जो इसकी ज़्यादातर पीक्स होती हैं बहुत ज़्यादा हाई होती है और स्नो से कवर्ड होती है, इसीलिए इसको बॉर्ड ऑफ स्नो बोला जाता है. ग्रेट हिमालयाज को ग्रेट हिमालयाज बोला गया क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमारे ह्यूमंस के जो कि इंडिया में है उनको सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सो उन्हें ग्रेट बोला गया है, ठीक है. एवरी वर्ड इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव, नाउ देर आस्किंग अस कि कभी हमने हिमालयाज की पीक पर स्नो कवर होते हुए देखी है. सो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल. अगर आपने देखी हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, शाइनिंग होती है स्नो, अगर आपने कभी देखा हो तो. मैनी फॉरेन टूरिस्ट कम टू सी ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज. द हाइएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट. ओके, इट इज लोकेटेड इन नेपाल. द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज केटू, कंचनजंगा, विच इज़ द स्टेट ऑफ कश्मीर. ओके, यानी कि बोल रहे हैं कि जो माउंटेन्स की जो पीक है उस पर जो स्नो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है. इतनी ब्यूटीफुल होती है कि जो टूरिस्ट है दूर दूर से, आउट ऑफ कंट्री से इन हिमालयाज को देखने के लिए आते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है. और जो सबसे बड़ा माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर समथिंग ऊंचा है. इतना बड़ा माउंटेन है और कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है नेपाल में, ठीक है. माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में. और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, कंचनजंगा केटू, जो कि कश्मीर में प्रेजेंट है. ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नेक्स्ट वी हैव द हिमालयाज form a great natural wall in the north of our country. Many big rivers like Ganga, Yamuna, Indus, Satluj, Brahmaputra, etc. flow down from the Himalayas. These rivers take water from the melting snow. यानी कि ये जो हिमालयाज है ये हमें
हाई फ्लोइंग विंड से तो प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, साथ में इनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स निकली हुई हैं जिनके नाम मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ओके, और ये जो रिवर्स हैं ये यानी कि जो स्नो हिमालयाज के ऊपर कलेक्ट हो गई है उनसे मेल्ट होकर जो वाटर के फॉर्म में ये फ्लो करती हुई हिमालयाज के थ्रू आती है। एम आई क्लियर? नाउ दे आर आस्किंग अस दैट हैव यू एवर बीन टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर टू एंजॉय कूल एयर, यानी कभी आप हिल स्टेशन पे गए हो कूल एयर्स को एंजॉय करने के लिए। So in the middle ranges of Himalayas, there are many beautiful hill stations such as Mussoorie, Nainital, Darjeeling, Manali, Shimla, etc. Many people from the plains go to these hill stations during summer. यानी कि सबसे पहले तो ग्रेट हिमालयाज हो गए, ओके, और उसके बाद आते हैं क्या, उसके बाद आते हैं प्लेन, यानी कि हिमालयाज के बाद प्लेन्स आते हैं, और प्लेन्स पर क्या है, बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस हैं जैसे कि मसूरी, नैनीताल, ठीक है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, और ये जो होते हैं गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर जाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और जो लोअर पार्ट है हिमालयाज का वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड्स यूजफुल टिम्बर, टिम्बर क्या होता है, लकड़ी का नाम है, विच इज़ वेरी यूजफुल। वी ऑल्सो गेट मैनी हर्बल मेडिसिन फ्रॉम द ट्रीज एंड प्लांट्स फाउंड इन द हिमालयाज, यानी कि जो ट्रीज और प्लांट्स हिमालयाज में मिलते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा हर्बल मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है वो हमें मिलती है, ठीक है। सो चिल्ड्रंस, यू हैव सीन हाउ यूजफुल द हिमालयाज आर टू अस, यानी कि आपने देखा कितने यूजफुल है हिमालयाज, यानी कि हमें हाई ब्लोइंग विंड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद जो प्लेन्स है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशन है जैसे कि मसूरी, नैनीताल, जहाँ पे लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद फॉरेस्ट है जहाँ पर टिम्बर एक वुड है जो कि हमें बहुत सारी हर्बल मेडिसिन प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत सारी लेक्स वगैरह भी जो स्नो मेल्ट होकर निकलते हैं, वाटर के फ्लो में फ्लो होती हुई आती है। ओके, दिस वॉज द समरी विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू। Beside the lofty Himalayas, there are many hills in the different parts of our country, यानी कि हम हिमालयाज के बाद जो प्लेन्स हैं उन पर जो हिल्स हैं उनके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज के डिफरेंट पार्ट्स में हिल्स लोकेटेड है। यू कैन सी द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट बिटवीन राजस्थान और दिल्ली, ठीक है, यानी कि राजस्थान और दिल्ली के बीच में जो अरावली हिल्स है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हिल्स प्रेजेंट है। माउंट एम्बू इज अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ दीज हिल्स, यानी कि माउंट एम्बू जो आप देख रहे हैं कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी एक फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है। सतपुरा, विंध्यास, महेंद्र हिल्स आर द इम्पॉर्टेंट हिल्स इन द सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट के इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। गरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स आर द मेन हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में ये जो गरो, खासी, जैंतिया है ये मेन हिल्स हैं। नीलगिरी हिल्स आर द इम्पॉर्टेंट हिल्स ऑफ द साउथ की इम्पॉर्टेंट हिल्स है नीलगिरी। चिल्ड्रन, हैव यू एवर हियर्ड द नेम ओटी उदगमंडलम? इट इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ द साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया का फेमस हिल स्टेशन कौन सा है? ओटी, ठीक है, ये पढ़ा जाएगा उदगमंडलम, ठीक है। कौन सा हिल स्टेशन है फेमस साउथ इंडिया का? ओटी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिमालयाज विच वी स्टडीड एंड द बेनिफिट्स वी हैव स्टडीड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। ओके, to the south of the Himalayas lies a large area of flat land called Great Northern Plains, यानी कि यहाँ पर हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे हिमालयाज प्रेजेंट हो गए, ये क्या है? हिमालयाज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आते हैं? ये प्लेन्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जैक्टली लाइक नहीं होता, बेसिकली इंडिया के अंदर इवॉल्व है, इंडिया का ही पार्ट है ये हिमालयाज और प्लेन्स, ठीक है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि हिमालयाज के बाद प्लेन्स आते हैं, ठीक है। दिस एरिया इज वेरी रिच फॉर एग्रीकल्चर। The rivers flow down from Himalayas and deposit fertile soil in these plains. These plains are also called Indo-Gangetic plains. ठीक है, यानी कि ये जो प्लेन्स वाला एरिया होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट पे एग्रीकल्चर की जाती है क्योंकि एकदम प्लान सरफेस होता है, ठीक है। सॉइल भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, इसलिए इसको इंडो गंगेटिक प्लेन्स बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है कि ये जो गंगेटिक, इंडस वगैरह जो स्नो मेल्ट होकर जो रिवर्स जा रही है उसके जो सैंड से डिपॉजिट होकर जो लैंड फर्टाइल हुई है उसकी हेल्प से ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए बन पाई है, इसलिए इसको उन्हीं रिवर्स के नाम पे इंडो गंगेटिक बोला जाता है, क्योंकि प्लेन्स है तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स। ओके, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड द वेरियस ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, यानी कि इंडस, इंडो, गंगा, गंगेटिक। ओके, आर यू क्लियर? The southern plateaus, okay, let's talk about them.
Children, look at the map of India. You will notice that its southern part is triangular in shape. The sides are surrounded by seas, the Arabians in west, okay, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Such land is called peninsula. Okay, ऐसे land को peninsula बोलते हैं. The three seas meet at Kanyakumari. It is the southernmost point of Indian mainland. Okay, let me explain you what they are trying to say. हमारा इंडिया का मैप जो हमने ऊपर देखा था वो रहा, ये रहा, ठीक है. लेट मी जूम इट. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो वेस्ट की साइड है वो बे ऑफ बंगाल है, और जो ईस्ट की साइड है वो अरेबियन सी है, और नीचे की साइड क्या है, इंडियन ओशन. ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो है तीन साइड्स में हमारे अलग अलग सीज प्रेजेंट है. ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला. यानी कि ये जो तीनों हैं इनको हम पेनिनसुला बोलते हैं. पेनिनसुला क्या होता है, ये जो ट्राइंगुलर, यानी कि पेनिनसुला वो होता है जो जिसमें जो वाटर होता है वो थ्री साइड से सरमाउंटेड होता है. यानी कि अगर चारों साइड से लैंड कवर, यानी कि लैंड के हर तरफ पानी है, तो उनको हम आइलैंड्स बोलते हैं. लेकिन अगर सिर्फ थ्री साइडेड से कवर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीन साइड से कवर है, तो उनको हम पेनिनसुला बोलेंगे. ठीक है, और यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल नीचे हमारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था. ठीक है, इनको हम बोलते हैं ठीक है, यानी कि ये जो मीट कन्याकुमारी पर मिल करती है, इसलिए हम इनको साउथर्न पोस्ट बोलते हैं, जो कि इंडिया का मेन लैंड होता है. ठीक है, कौन कौन सी सीज है, अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, और इंडियन ओशन साउथ में है. ठीक है, और ये जो ओशन है बिल्कुल इंडिया के जस्ट नीचे, इसलिए इंडिया के नाम पर ही इस ओशन का नेम पड़ा है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. याद रखना, जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में, और जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन इज अ प्लेटू कॉल्ड डेक्कन प्लेटू. यानी कि जो पेनिनसुलर के ज्यादातर पार्ट्स होते हैं वो डेक्कन प्लेटू होते हैं. ठीक है, मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे था मैप. अ प्लेटू इज एन एरिया ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड बट हाइयर देन प्लेन्स. यानी कि जो प्लेटू होता है वो एक एरिया ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड होता है, लेकिन वो प्लेन से ऊपर होता है. ठीक है, यानी कि प्लेन्स तो बिल्कुल फ्लैट, एकदम फ्लैट ये प्लेन्स होते हैं, लेकिन इससे हल्का सा ऊपर जो है प्लेटूज होता है, थोड़े से उठे हुए होते हैं वो लैंड से. दिस प्लेटू इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स. और वो जो प्लेटूज होते हैं वो हिल्स और माउंटेन से घिरे हुए होते हैं. ठीक है, दे आर नाउ कोस्टल प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट, और उन्हें कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है अलोंग द सी कोस्ट. यानी कि ये जो बिल्कुल आप तट कह सकते हो, जो जहाँ पर बहुत सारा सैंड वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, तो ये जो प्लेटूज पर होते हैं ये. ठीक है, और जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल सी कोस्ट के अलोंग होते हैं, तभी तो वहाँ पे जो सैंड्स वगैरह वो सी के थ्रू डिपॉजिट होता है. ठीक है, दे आर 600 किलोमीटर इन लेंथ. ठीक है, यानी कि उनकी लेंथ लगभग 600 किलोमीटर तक होती है. द डेक्कन प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स, इट्स सरफेस इज अनइवन, हार्ड एंड रॉकी. यानी कि जो डेक्कन प्लेटू है वो मिनरल से भरा हुआ है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं, और जो इसका सरफेस होता है बहुत ज़्यादा हार्ड रॉकी सा होता है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. जो मेन रिवर्स है साउथ इंडिया की वो है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी. ठीक है, बहुत ज़्यादा मेन रिवर्स है, आपको ये नेम्स याद रखने हैं, और ये कहाँ पर है, साउथ इंडिया की रिवर्स है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट नर्मदा एंड तापी आर द ओनली बिग रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट ये जो अब रिवर्स इनमें से मोस्टली इंपॉर्टेंट रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, बट नर्मदा और तापी इकलौती रिवर है जो कि ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है. ठीक है, Unlike the Himalaya rivers, these rivers depend mainly on rainwater. यानी कि जो हिमालय रिवर से आ रही थी ना, गंगा, इंदस, ये जो हिमालयस रिवर्स के थ्रू स्नो से मेल्ट होकर आ रही थी, वो हमें रेन वाटर प्रोवाइड करती है. और उनके साथ साथ ये वाली जो रिवर्स है जो हमने अभी पढ़ी, महानदी, गोदावरी, ये भी हमें रेन वाटर प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, मतलब डिपेंड होती है रेन वाटर पर. ठीक है, यानी कि जब बारिश होती है तभी ये फ्लो कर पाएंगी, वरना ये सूखी पड़ जाएंगी अगर बारिश नहीं होंगी तो. ठीक है, डेजर्ट एंड आइलैंड्स. ठीक है, तो हमने माउंटेन्स, प्लेटोज कवर कर लिया. नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेजर्ट एंड आइलैंड्स. ठीक है, द ग्रेट डेजर्ट, द थार ग्रेट डेजर्ट होता है. ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव अ वेरी लार्ज एरिया कवर्ड विद सैंड एंड विद लिटिल और नो वाटर. सच एरिया आर कॉल्ड डेजर्ट. यानी कि जो बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पर सिर्फ सैंड ही सैंड होता है, इस तरह सिर्फ सैंड ही सैंड है, दूर दूर तक कहीं कोई पानी नहीं होता, इन बड़े एरियाज को डेजर्ट बोला जाता है. ठीक है, और थार डेजर्ट फेमस डेजर्ट है. ठीक है,
Children, you might have seen camels. Most of the desert people keep camels. The camel is called ship of the desert. It can easily walk on sand and live without water and food for several days. ठीक है, यानी कि जो कैमल होता है उसको शिप ऑफ डेजर्ट्स बोला जाता है. आपने कभी नोटिस किया कि यहाँ पर कैमल्स को ही क्यों यूज़ किया जाता है, किसी और एनिमल का यूज़ क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है, इकलौता ऐसा एनिमल है जो कि सैंड पर बहुत ही इजीली वॉक कर सकता है और ये बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है. इसलिए कैमल्स इज द मोस्ट प्रेफरेबल एनिमल यूज्ड इन डेजर्ट. ठीक है, उसके अलावा कैमल्स को शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए बोला जाता है अपनी इसकी एबिलिटीज के लिए कि ये कितना इजीली डेजर्ट एरियाज में सर्वाइव कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव आइलैंड्स ऑफ इंडिया. Away from the mainland, you can see a group of islands. There are also a part of Indian Union. There are Andaman and Nicobar Islands situated in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. ठीक है, यानी कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो पेनिनसुला होता है वो होता है जो कि 3 साइड से कवर होता है, बट जो आइलैंड्स होते हैं वो हर तरफ से वाटर से, लैंड से घिरे होते हैं. ठीक है, और जो फेमस आइलैंड्स हैं हमारे पास वो क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में मिलता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन में मिलते हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है अरेबियन सी में मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं, सॉरी. ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, यानी कि जो अंडमान और निकोबार कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. Next we have climate of India. We have already covered the landscape of India. Now we are moving on the next topic, which is climate of India. Children, you have seen that there is a great variety in the landscape of India. The climate of India also varies from place to place. The climate is very cold in the northern mountains. In North India plains, it very cold in winter and very hot in summer. ठीक है, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि जो क्लाइमेट है वो हर जगह पर अलग अलग होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल यूपी का टेम्परेचर जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर से बहुत अलग है. इट्स वेरी ऑब्वियस. क्यों नॉर्थ की साइड में बहुत ज़्यादा विंटर रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है नॉर्थ की साइड में. ठीक है, ऐसा. ठीक है, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ आते हैं थोड़ी गर्मी बढ़ने लग जाती है. ठीक है, तो इसका हम रीजंस देखेंगे, लेकिन एक रीज़न मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ. नॉर्थ की साइड सर्दी इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, तभी तो वो हमें विंड से प्रोटेक्ट करते हैं. बट एक्चुअल रीज़न क्या है, लेट्स स्टडी. ठीक है, बट इन साउथ इंडिया मेनली इन कोस्टल प्लेन्स द क्लाइमेट इज मॉडरेट. ओके, जो साउथ इंडिया में कोस्टल प्लेन्स पर है वहाँ क्लाइमेट मॉडरेट होता है. ठीक है, यहाँ पर सन भी एक रीज़न है, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ मतलब इक्वेटर के बिल्कुल एग्जैक्ट जो स्टेट्स अवेलेबल है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट वहाँ पर पड़ती है. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर क्लाइमेट डिपेंड करता है. We have an extremely cold place like Ladakh and Jammu Kashmir and a very hot place like Thar Desert in Rajasthan. ठीक है, यानी कि थार डेजर्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, लेकिन जम्मू और कश्मीर के एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्लाइमेट में डिफरेंस आ रहा है? तो सम एरियाज लाइक द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स. ठीक है, तो क्लाइमेट में डिफरेंस मैं आपको फिर से बता देती हूँ. जो सन होता है, ठीक है, हमारा इंडिया यहाँ पर है तो सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है इक्वेटर्स पे. ठीक है, लेकिन ये वाले एरियाज थोड़े से ऊपर हो गए तो सन की जो रेज थोड़ी कम पड़ती हैं, इसलिए ऊपर की साइड जो नॉर्थ की साइड है वो ठंडी होती है, वहाँ विंटर्स होती है. और जो नीचे जो है जैसे जैसे हम डाउन होते चले जाते हैं इधर गोवा की साइड जो कोस्टल प्लेन्स की एरिया वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन और वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स होते हैं, नहीं ऊपर था यहाँ पर. ठीक है, जो क्लाइमेट होता है मॉडरेट होता है कहाँ पर, साउथ इंडिया में. ठीक है, यानी कि कोस्टल एरियाज पास, क्योंकि साउथ की तरफ जो है सन की रेज थोड़ी सी डायरेक्ट पड़ने लग जाती हैं स्टेट्स के ऊपर, इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है. नॉर्थ की साइड कम पड़ती है, तो जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज में ठंड होती है. ठीक है, और थार डेजर्ट में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि राजस्थान इधर की साइड अवेलेबल है. ठीक है, गोवा के जस्ट ऊपर, तो वहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज पड़ती है. ठीक है, ये मैं ब्रॉड रीजन बता रही हूँ. ठीक है, Some areas like northeast region and the western coastal plains receive much rainfall. यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स होते हैं और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, आपको रीजन पे इतना डेप्थ में नहीं जाना, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस टाइप का टेम्परेचर होता है. तो आपने देख लिया नॉर्थ में विंटर होती है, जैसे जैसे आप इंडिया के साउथ में कोस्टल प्लेन्स की तरफ जाते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है. ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, Mawsynram in the state of Meghalaya has recorded the highest rainfall in the world. यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, स्टेट ऑफ मेघालय में. ठीक है, और कहाँ पर होती है, वहाँ पर भी मौसिनराम एक प्लेस है वहाँ पर होती है. ठीक है,
one of the other on the other hand there is very little or sometimes no rain at all in the Thar desert of Rajasthan. यानी कि थार डेजर्ट जो है राजस्थान का, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कई बार वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, ठीक है। और बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गर्मी वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। So this was all about in which we have discussed mountains, plains, plateaus and also the climates of India. I hope you have understood all the topics carefully. Thank you.